इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज का टॉपिक है नेट फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो निकालेंगे आप नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट लिखा करेंगे। तो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के ऊपर ये पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ से यहाँ तक सारे चार्ज इसके ऊपर हैं। इसके पास एक कोई हमने टेस्ट चार्ज ला के रखा। ये टेस्ट चार्ज होता है, इसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये सारे चार्ज अलग अलग फोर्स लगाएंगे, क्योंकि सबकी डिस्टेंस अलग अलग है इस चार्ज से। यहाँ से डिस्टेंस मैक्सिमम है, यहाँ से डिस्टेंस ये मिनिमम है, ऐसे डिस्टेंस में फ़र्क है। हमको निकालना है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है इन सारे चार्ज की वजह से, यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो हमने माना कि इसके ऊपर क्यू चार्जेस हैं और इस पूरे की लेंथ एल है। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी जो होती है टोटल चार्ज अपॉन इसका डायमेंशन। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्यू है और इसकी डायमेंशन है एल, तो क्यू अपॉन एल ये होगी इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी क्यू अपॉन एल, इसको हम डिनोट करते हैं लेमडा से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, यानी लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी इंटू इसकी पूरे की लेंथ। तो इसको टोटल चार्ज क्यू इसके बराबर होगा। अब हमने माना कि यहाँ पर एक बहुत छोटी सी लेंथ है डी एल, और इस लेंथ से यहाँ से डी एल से इसकी डिस्टेंस आर है। तो चार्ज ऑन वेरी स्मॉल लेंथ डी एल, ये छोटी सी लेंथ डी एल में चार्ज कितना होगा? चार्ज डेंसिटी को देखिए, चार्ज डेंसिटी को इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, तो इसी तरह से हम चार्ज डेंसिटी को डी एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ छोटी सी डी एल के ऊपर चार्ज निकल आया कितना चार्ज है, और हमको पता है कि फोर्स जो होता है वो इन दोनों चार्ज का मल्टीपल अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस पर लगने वाला एक बहुत छोटा फोर्स होगा, जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और Q1 Q2 होता है ना, तो ये एक चार्ज तो ये है, ये डी एल के ऊपर जितना चार्ज है वो ये चार्ज है लेमडा डी एल, और दूसरा चार्ज है क्यू नॉट। तो लेमडा डी एल क्यू नॉट अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये है कूलम फोर्स, इसके ऊपर बहुत छोटा सा फोर्स है। हमको अब निकालना होगा नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस टेस्ट चार्ज के ऊपर हमको निकालना था नेट फोर्स। तो क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा टर्म आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो एक कंडक्टर था, ये कोई सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर हमने माना कि यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज टेस्ट चार्ज रखा है और इसके ऊपर क्यू चार्ज है, और इसका डायमेंशन क्या होगा? एरिया, इसका एरिया ए है। तब मानेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी टोटल चार्ज अपॉन इसका डायमेंशन ए, तो क्यू अपॉन ए। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। अब इसके बाद हमने मान लिया यहाँ पर एक बहुत छोटी सी सरफेस है डी एस, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस आर है। तो चार्ज ऑन वेरी स्मॉल सरफेस डी एस, इस छोटी सरफेस डी एस पे कितना होगा? चार्ज डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटे से एरिया से डी एस से, यानी कि ये हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस। तो ये छोटे से एरिया में जो चार्ज है वो हो गया सिग्मा डी एस। तो अब इसके ऊपर जो लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा वो होगा स्मॉल फोर्स होगा, छोटा सा फोर्स होगा डी एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज का मल्टीपल, यानी यहाँ पे जो चार्ज होगा वो ये होगा सिग्मा डी एस, और ये है क्यू नॉट, सिग्मा डी एस क्यू नॉट अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर देगा तो निकलेगा नेट फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये निकलेगा एफ नेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका इंटीग्रेशन, और ये पूरा टर्म आ जाएगा ये। इसके बाद हमको निकालना होगा वॉल्यूम के ऊपर। तो ये एक 3D फिगर है,
यानी 1D फिगर है, 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल, ये 3 डायमेंशनल। हमने इस पे मान लिया कि यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा हुआ है और इस पूरे का के ऊपर Q चार्ज है और इसका वॉल्यूम V है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी Q/V, बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये Q/L था, Q/A था, ऐसे ही Q/V हो जाएगा और इसको डिनोट करेंगे रो से। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, Q = रो इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर बहुत छोटा सा हमने एक वॉल्यूम मान लिया dV और यहाँ से इसकी डिस्टेंस r है। तो चार्ज ऑन वेरी स्मॉल वॉल्यूम dV, इस छोटे से वॉल्यूम dV पे चार्ज कितना होगा, इसी तरह से रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम dV, तो हो जाएगा रो इंटू dV। अब यहाँ लगने वाला जो कूलम फोर्स होगा इन दोनों चार्ज का मल्टीपल अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो छोटा सा फोर्स लगेगा dF 1/4πε0 और ये रो dV इंटू ये वाला, यानी एक चार्ज ये और एक चार्ज ये, यानी रो dV इंटू Q0/r²। तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो निकलेगा F net = 1/4πε0 और ये इंटीग्रेशन इस पूरे टर्म का, ये निकला नेट फोर्स। अब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हमको निकालना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितनी है किसी पॉइंट के ऊपर। तो वहाँ पर एक हम यूनिट चार्ज ला के रख देंगे। तो यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा यूनिट चार्ज, वो कहलाएगी वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे समझ लेते हैं कि एक चार्ज है ये और ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरह से। ये उसका पूरा एरिया है, यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसमें अगर हमने कोई एक टेस्ट चार्ज ला के रखा Q0, तो ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये इसकी फील्ड के अंदर है। अगर ये फील्ड से बाहर होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी फील्ड के अंदर आ गया है तो फिर ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मान लिया इसके बीच की डिस्टेंस r है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा कूलम फोर्स वो होगा 1/4πε0, ये Q और ये Q0/r²। तो Q0 के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है हमको निकालना है यूनिट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है। ये तो Q0 पे फोर्स लग रहा है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये Q0 पे लग रहा है, हमें निकालना है यूनिट चार्ज के ऊपर। तो Q0 पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना फोर्स लग रहा है। तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है, 1 कूलम चार्ज पे कितना लगेगा, ये टर्म अपॉन Q0 नीचे आ जाएगा ये। तो इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी 1 कूलम चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स, उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड लेंगे, डायरेक्शन की बात तो करेंगे बाद में। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका ये होगा इसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये 1/4πε0 Q0/r²। देखिए यहाँ भी यही चीज़ है, तो इतनी जगह पे हम लिख सकते हैं F, यहाँ पर F लिख सकते हैं और नीचे आ जाएगा Q0। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे E = देखिए 1/4πε0 Q0/r², इसको तो कहेंगे F। तो यहाँ 1/4πε0 Q0/r², यहाँ लिख देंगे F इतनी पूरी एक जगह पे, और ये नीचे आ जाएगा Q0। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड F/Q0। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमको इसका डायरेक्शन भी देखना है। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से जो फोर्स लग रहा है और ये फील्ड का डायरेक्शन भी यही है, यानी ये हमारे चार्ज से ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है इसका, यानी यहाँ से रेडियली या आउटवर्ड निकलती है 90 डिग्री के ऊपर। यानी यहाँ अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस सरफेस के ऊपर तो ये 90 डिग्री एंगल से निकलती है। तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यही है फील्ड का, यही डायरेक्शन फोर्स का भी है। तो ये दोनों डायरेक्शन सेम होगा, यानी फील्ड का और फोर्स का दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये अपने में से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड भेजता है, यानी बाहर की तरफ निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, यानी ये रेडियली आउटवर्ड निकलती है। और निगेटिव चार्ज जो होता है ये कन्वर्ज करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ये बाहर से इसमें अंदर आती है, तो ये रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होता है। अगर दो चार्ज इस तरह से हो, एक पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे,
तो इसकी फील्ड जो होगी ये देखिए यहाँ से रिपेल हो जाएगी, तो ये इस तरह से इसकी फिगर आएगी। और इसमें से अगर अपोजिट चार्ज हैं दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पॉजिटिव से फील्ड निकलेगी और निगेटिव के अंदर मर्ज हो जाती है, यहाँ से निकलेगी और निगेटिव के अंदर मर्ज हो जाएगी। इस तरह से हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और निगेटिव चार्ज के अंदर जाके मर्ज हो जाती है। अब इसके बाद समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होंगे उसमें ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एंड एरिया। किसी भी एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती हैं या उसके ऊपर आकर लिंक करती हैं, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको ऐसे समझते हैं कि एक जैसे ये कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड में ये एरिया काट दिया है इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें से जो पास करेगी इस एरिया में से, वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और ये लाइनें यहाँ से पास कर गई। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इससे पहले समझना होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ऐसे। तो एरिया वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको 5 से डिनोट करेंगे, ये होगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी ई और ए वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट है। वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको जब मैग्नीट्यूड में लिखते हैं तो लिखते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये थीटा एंगल जो होता है ये इन दोनों के बीच का एंगल है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये एरिया वेक्टर इन दोनों के बीच का एंगल। देखिए यहाँ पर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ज़ीरो है, तो यहाँ पर तो एंगल है ज़ीरो। तो ये थीटा जो होता है ये ई और ए के बीच का एंगल होता है। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रही है और यहाँ पर हमने एक सरफेस रख दी और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? ज़ीरो है। जो डायरेक्शन इसका है वही डायरेक्शन इसका भी, तो एंगल बीच का ज़ीरो हो गया। तो इसमें कितनी फील्ड लाइन इसको टच कर रही हैं, कितनी लिंक कर रही हैं सरफेस के साथ? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक विद द सरफेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन इसको लिंक कर रही हैं। ये समझने के लिए बना रहे हैं इसको। अब इसको अगर हम मोड़ दें, थोड़ा ऐसे टर्न कर देते हैं, तो ये इसका एरिया वेक्टर है और ये डायरेक्शन इसका फील्ड का डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन गया। यहाँ एंगल ज़ीरो था, ये मान लीजिए एंगल 60 डिग्री बन गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी लिंक कर रही है इस सरफेस के साथ? 1 2 3 4 5 6 कर रही हैं। अगर एंगल और बड़ा कर दें, 60 से 90 डिग्री कर दें, तो ये एंगल हो गया 90 डिग्री। फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसमें कोई लाइन भी टच नहीं कर रही है इसको, एरिया को, ज़ीरो हो गई। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि इफ़ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज देन वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल डिक्रीज। देखिए ऐसे होता है। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा यहाँ रखा 0 डिग्री, यहाँ थीटा 0 डिग्री है, तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई इंटू ए, यानी मैक्सिमम फ्लक्स होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है, ऐसा एज्यूम किया मैंने, तो यहाँ पर लिखेंगे ई ए कॉस 60 और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये हो जाएगा ई ए इंटू हाफ, यानी कॉस 60 की वैल्यू हाफ रख दी। तो देखिए ये जो फ्लक्स था पहले 0 डिग्री के ऊपर, ये उसका आधा हो गया फ्लक्स। अब एंगल और बड़ा कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, तो 90 डिग्री में कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर फ्लक्स 0 हो गया। यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लाइन इसको लिंक नहीं कर रही है, यानी यहाँ पर फ्लक्स 0 है, यहाँ पर फ्लक्स इस फ्लक्स का आधा है। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स जब होगा जब ये दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, और सबसे कम फ्लक्स यानी 0 फ्लक्स कब होगा? जब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा।